राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम देखेंगे सरस्वती का प्रकाशन। आधुनिक काल में हमने भट्ट को, प्रेमघन को, प्रताप नारायण मिश्र को, भारतेंदु जी को, एक एक करके एक एक कवियों को देखा था। लेखकों को हम देखते हैं कि क्लास में। तो आज हम देखेंगे सरस्वती का प्रकाशन और महावीर प्रसाद द्विवेदी दोनों को। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप सब ध्यान से इसे सुनेंगे। दिया है कि सन 1899 में इंडियन प्रेस इलाहाबाद के स्वामी चिंतामणि घोष ने हिंदी में एक मासिक पत्रिका निकालने का निश्चय किया। उन्होंने सभा से अनुरोध किया कि उसका संपादन भार वह स्वयं ग्रहण करे। सभा ने इसके लिए एक संपादक मंडल गठित किया। इस मंडल के सदस्य थे श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में कौन थे, कौन नहीं थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि श्याम सुंदर दास थे, राधा कृष्ण दास थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर थे, कार्तिक प्रसाद खत्री थे और किशोरी लाल गोस्वामी थे। एक वर्ष तक, लगभग 1900 ईस्वी तक यही संपादक मंडल कार्य करता रहा। लेकिन सन 1901 ईस्वी में इस कार्य का दायित्व श्याम सुंदर दास पे पड़ा। किंतु 1902 के अंत में उन्होंने भी अपने को संपादन कार्य से मुक्त कर लिया। सन 1903 में सरस्वती के संपादन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को सौंपा गया, जिनका जन्म 1864 में हुआ था। उनका जन्म दौलतपुर रायबरेली में हुआ था। वो लड़कपन से ही अत्यंत परिश्रमी और कर्मनिष्ठ थे। रेलवे में नौकरी करते हुए भी उन्होंने कर्म के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया। बम्बई में रहते हुए उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और मराठी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। किंतु अपने बॉस से मतभेद होने पर नौकरी को लात मार दिया और सरस्वती के संपादन प्रकाश में भी उन्होंने रेलवे की नियमितता बरती। जब सरस्वती अपने प्रकाशन के प्रारंभिक दिनों में थी तो वो प्रगतिशील पत्रिका नहीं थी। उसमें अनेक प्रतिक्रियावादी लेख छपे। 1904 में महारानी लक्ष्मीबाई पे एक लेख छपा। उसमें कहा गया कि महारानी तो बहुत अच्छी थी। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों को सहायता का आश्वासन दिया था। उसी लेख में तात्या टोपे को नृशंस हत्यारा कहा गया। 1905 में एक ऐसे राजा की प्रशंसित छपी थी उसमें, जिसने 1957 के विद्रोह में अंग्रेजों की मदद की थी। इस तथ्य को देखते हुए आश्चर्य नहीं है कि भारतेंदु मंडल के लेखकों ने सरस्वती में नहीं लिखा। द्विवेदी जी ने बालकृष्ण भट्ट को सलाह दी थी कि वे अपने विचारों में नरमी से काम लें। 1908 में द्विवेदी जी का लेख संपत्ति शास्त्र की भूमिका छपा। इसके बाद से ही जो सरस्वती पत्रिका थी, इसका रुख बदल गया और वो प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख हो गई। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका पहले प्रगतिशील पत्रिका नहीं थी। वो प्रगतिशीलता की ओर कब उन्मुख हुई? तो 1908 में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख छपा संपत्ति शास्त्र की भूमिका, तब पत्रिका का जो रुख है वो बदल गया और प्रगतिशीलता की ओर हो गया। पर द्विवेदी जी ने जिस लगन, निष्ठा, योग्यता
और परिश्रम से सरस्वती का संपादन किया वह पत्रकारिता के इतिहास में अत्यंत विरल है। इसके माध्यम से उन्होंने गद्य की भाषा को व्यवस्थित किया। अभी तक पद्य की भाषा ब्रजभाषा बनी हुई है, किंतु उन्होंने गद्य की भांति पद्य की भाषा के लिए भी खड़ी बोली को चुना। इस प्रकार गद्य और पद्य की भाषा की विभाजक रेखा को मिटा के उनके एकीकरण का जो कार्य संपन्न हुआ, उसका बहुत अधिक महत्व है। अनेक कवि लेखकों को प्रोत्साहित प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी सरस्वती पत्रिका को ही दिया जाता है। तो गद्य और पद्य की जो विभाजक रेखा थी ब्रजभाषा खड़ी बोली, उसको मिटा के दोनों की भाषा को खड़ी बोली में किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और इनका एक और योगदान था, सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया वो संपादन के क्षेत्र में अविरल योगदान है। और एक ये किया कि इन्होंने सरस्वती पत्रिका का रुख प्रगतिशीलता की ओर मोड़ दिया। कब मोड़ा? 1908 में संपत्ति शास्त्र की भूमिका जब छपा था निबंध इनका, तभी वो प्रगतिशील हुई। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान देंगे। दिया है कि विषयों के चुनाव की दृष्टि से सरस्वती ने जो व्यापक दृष्टिकोण अपनाया वह व्यवहारिक और सामयिक था। सरस्वती के अंकों में प्रायः संस्कृत या हिंदी के किसी प्राचीन कवि की परिचर्या और हिंदीतर भाषा के किसी सामयिक कवि लेखक का परिचय, इतिहास पुरातत्व को किसी उन्नत काल का विवरण, यात्रा, भूगोल, स्थान वर्णन, उद्योगपति, समाज सुधारक की जीवनी, चित्र परिचय, देशोन्नति से संबंध समस्याओं पर लेख, राजनीतिक आर्थिक प्रश्नों के संबंध में सरकार से निवेदन, बालक वनितापयोगी सामग्री, टिप्पणियाँ, सामयिक हलचलों का उल्लेख, कहानियाँ, कविताएं, पुस्तक समीक्षा आदि को देखा जा सकता है। कहे हैं कि यदि भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका से सरस्वती की तुलना की जाए तो ये उससे सर्वथा भिन्न तो नहीं मिलेगी, पर इसमें समसामयिकता के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है। कवि वचन सुधा हो गया, हरिश्चंद्र मैगजीन हो गया, इनकी परिहास प्रियता के स्थान पे यह मध्यम वर्गीय समाज की नैतिक चेतना के परिष्कार के प्रति अधिक जागरूक थी। सरस्वती पत्रिका में पुराने ढंग की कविताओं और समस्या पूर्तियों के स्थान पे खड़ी बोली की कविताएं छपने लगी थी। नई भाषा और कविता के विषय बन गए थे। द्विवेदी जी ने ये अनुभव किया कि रीतिकालीन काव्य वस्तु और शैली पुरानी ही नहीं पड़ गई है, बल्कि अनुपयोगी और जड़ हो गई है। हिंदी काव्य को उन्होंने उपयोगिता से संबद्ध किया। भारतेंदु और उनके मंडल के कवियों ने खड़ी बोली में जो कुछ भी लिखा उसमें ब्रजभाषा भोजपुरी के शब्दों का ही मिश्रण नहीं था, बल्कि संज्ञाओं और क्रियारूपों में भी अनेक विकृतियां आ गई थीं। विभक्तियां हटाने के लिए संधियों का रूप भी बिगाड़ दिया गया था। उदाहरण के लिए देखिए, दुनिये दुनिया हो गया, असिल असली, नेव नीव, इससे उससे, जिससे तिस पर, उचितादेश, प्रगटाएं, प्रचारो, हर्षाना आदि शब्दों को आप देख सकते हैं। अंबिका दत्त व्यास के मतानुसार यह के स्थान पे यह और वह के स्थान पे वह लिखा जा सकता था, और भाषा संबंधी इसी अव्यवस्था को दूर करने की कोशिश द्विवेदी जी ने की। वह साहित्य के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। तो भाषा में जो व्यवस्था थी वो सब अव्यवस्थित थी भाषा, उसको व्यवस्थित करने का काम सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। द्विवेदी जी का कहना है कि कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशजनक होना चाहिए। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कथन है। कौन कहता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कविता का विषय कैसा होना चाहिए? मनोरंजक एवं उपदेशजनक होना चाहिए।
ये कथन आपका बार बार आया है, कई बार पूछा गया है। किसने कहा है? कहते हैं कि यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन अब बहुत हो चुका। न परकियाओं पे प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेके हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेके राजा पर्यंत मनुष्य और बिंदु से लेके समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ये कथन रसज्ञ रंजन अपने निबंध में कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो पूछ सकता है कि ये कथन उनका किस निबंध से है कि कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशजनक होना चाहिए, या चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी भी कविता हो सकती है। तो ये जो कथन है द्विवेदी जी का, उनके निबंध रसज्ञ रंजन से हैं। तो प्रश्न आपके परीक्षा में यही सब यहीं से बनेंगे, तो इसीलिए ध्यान दें इनको आप। आगे दिया है कि काव्य भाषा के संबंध में उनका विचार था कि कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे सब कोई सहजता से समझ ले, और जो काव्य सर्वसाधारण की समझ के बाहर होता है वो ज़्यादा लोकमान्य नहीं होता है। काव्य भाषा के संस्कार परिष्कार के साथ साथ उन्होंने स्वयं कविताएं लिखी। अपनी काव्य प्रतिभा के संबंध में वे मोगालते में नहीं थे। उनका मुख्य कार्य खड़ी बोली कविता को नाना विषयों और शैलियों की ओर उन्मुख करना तथा उसकी भाषा को संस्कार देना था। उन्होंने संस्कृत की काव्य माधुरी और वृत्तों को हिंदी में अवतरित करने के लिए कुछ रचनाओं का अनुवाद किया। अनुदित भी इनकी बहुत रचनाएं मिलती हैं, बहुत रचनाओं का अनुवाद किए हैं द्विवेदी जी। जैसे विनय विनोद नाम से भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद किए हैं। बिहार वाटिका नाम से जयदेव के गीत गोविंद का अनुवाद किए हैं। स्नेहमाला नाम से भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद किए हैं। श्री महिम्न स्रोत नाम से अनुवाद किए हैं। और गंगा लहरी भी इनकी अनुदित रचना है द्विवेदी जी की, जो पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया छंद में अनुवाद किए हैं। और कालिदास के ऋतु संहार का भी ये छाया अनुवाद किए हैं। और यही सब इनके अनुदित ग्रंथ हैं द्विवेदी जी के। विनय विनोद हो गया, विहार वाटिका, स्नेहमाला, श्री महिम्न स्रोत, गंगा लहरी, ऋतु तरंगड़ी इत्यादि। आप मौलिक ग्रंथ देखिए, मौलिक ग्रंथ इनके देखते हैं। आ जाइए कौन कौन से हैं, ध्यान देना है आपको। तो इनके मौलिक ग्रंथ हैं देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली व्रतम, समाचार पत्र, संपादक तत्व, नागरी, काव्य मंजूषा, कान्य कुब्जावला विलाप, सुमन, द्विवेदी काव्यमाला और कविता कलाप। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली व्रतम, काव्य मंजूषा, कान्य कुब्जावला विलाप, कविता कलाप इत्यादि। द्विवेदी जी द्वारा संपादित महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवी प्रसाद पूर्ण, नाथुराम शर्मा शंकर, कामता प्रसाद गुरु, गुप्त जी की रचनाओं का संग्रह भी किया गया है। तो ये द्विवेदी जी की हमने मौलिक और अनुदित रचनाएं देखी। इसके बाद देखिए दिया है कि वर्ण विषय की दृष्टि से उनकी कविताओं को 4 कोटियों में बांटा जा सकता है। द्विवेदी जी की कविताओं को देशभक्ति, आध्यात्मिक, समाज की अधोगति और हास्य व्यंग्यपूर्ण अन्युक्तियाँ। किंतु ये सभी रचनाएं तीव्रतात्मक हैं। इसके कई कारण हैं। सच तो यह है कि उनमें कवि प्रतिभा का अभाव था। उनके उपयोगितावाद दृष्टिकोण के कारण भी काव्य में अपेक्षित सरसता नहीं आ सकी। और खड़ी बोली पद्य का यह आरंभिक काल था, इसीलिए उनका वर्णात्मक होना स्वाभाविक था। किसी भी भाषा में भावाभिव्यंजन की क्षमता आते आते ही आती है। द्विवेदी जी की प्रारंभिक कविताएं जैसे आप देख सकते हैं, बलिवर्द है, विधि विडंबना, हे कविते आदि।
इन सभी में भाषा की संकरता प्रचुर मात्रा में मिलती है। शब्दों के प्रयोग में ना तो परिनिष्ठता है और ना एक रूपता। ब्रज ही से अभी उन्हें छुट्टी ही नहीं मिली थी। शब्द रूपों, संधियों और क्रियापदों में भी मनमानापन दिखाई देता है। थिर मिटाए तपी यकुलानी योगता मूर्खाई आदि ये सदोष प्रयोग है और नाम धातु की संयुक्तता को उन्होंने कविता में प्रयुक्त करना पसंद नहीं किया, किंतु इसे दोष न मानकर भाषा की अभिव्यंजना शक्ति का सहायक समझना चाहिए। अवगाहा, स्वीकारा, ऐसे ही ये सब शब्द हैं। इन्हें दोष न मान के भाषा का सहायक समझना चाहिए और बाद में वे भाषा की व्याकरण सम्मत शुद्धता के प्रति सावधान हो गए। श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, क्या लिखा है, बहुत अच्छा कथन है, ध्यान देंगे। कहते हैं कि सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ के नवीन सिद्धांत गद्य और पद्य का पद विन्यास एक ही प्रकार का होना चाहिए और इसका पालन द्विवेदी जी यथाशक्ति करने लगे और दूसरे भी उनकी प्रेरणा से ऐसा करने को बाध्य हुए। परंतु जैसा कि सब साहित्य मर्मज्ञ समझते हैं कि वर्ड्सवर्थ स्वयं अपने सिद्धांत का पालन सर्वोत्कृष्ट कविताओं में नहीं कर सका था, उसी प्रकार द्विवेदी जी भी सब जगह इस सिद्धांत का निर्वाह नहीं कर सके, किंतु सिद्धांततः वे इसके पक्ष में थे कि यथासंभव संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कम होना चाहिए। वे भावानुकूल छंद योजना के पक्षपाती थे। द्रुत, विलंबित, वंशस्थ, वसंतीलिका आदि संस्कृत वृत्तों के अतिरिक्त हिंदी और उर्दू के छंदों का प्रयोग भी उन्हें स्वीकार्य था। इस प्रभाव से यह हुआ कि हिंदी कविता गिने चुने छंदों के बाहर जाके नए नए छंदों में ढलने लगी। बंगाल के मेघनाथ वध और मराठी के यशवंत राय महाकाव्य की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि यदि मेघनाथ वध अथवा यशवंत राय महाकाव्य वे नहीं लिख सकते तो उनको ईश्वर की निसीम सृष्टि में से छोटे छोटे सजीव अथवा निर्जीव पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर छोटी छोटी कविताएं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की कविताओं का हिंदी में अभाव है। इससे प्रभावित होकर हिंदी के कवियों का ध्यान पौराणिक कथानकों को नए रूप में प्रस्तुत करने की ओर गया। यद्यपि हिंदी के कवि माइकल मधुसूदन दत्त की भांति यूनानी पुराण गाथा की कलम अपनी पुराण गाथा में नहीं लगा सके, फिर भी युगानुरूप उसमें परिवर्तन किया गया। हरिऔध और गुप्त जी ने इस दिशा में महत्व के कार्य किए और गुप्त जी ने पौराणिक कथाओं के आधार पे खंड काव्यों की रचना भी की है और निबंध काव्यों की भी। तो यहाँ पे हमारे द्विवेदी जी और सरस्वती पत्रिका और कुछ आरंभिक जानकारियाँ थी जो समाप्त होती हैं। अब आते हैं मैथिली सरल गुप्त। तो अगली क्लास में हम देखेंगे केवल गुप्त जी को, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखें। अगली क्लास होगी हमारी गुप्त जी की। तो चलिए मिलेंगे आपसे हम अगली क्लास में। क्लास आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। चैनल पे पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब करें, सभी मित्रों के यहाँ क्लास शेयर करें। आप सभी क्लास को देखा कीजिए। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।